हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा आज फिर आपके लिए लेके आई हूँ अशोक के स्तंभ और गुहा लेख पे एक वीडियो। अशोक के बारे में मौर्य काल में हम चंद्रगुप्त पढ़ चुके हैं, हम बिंदुसार पढ़ चुके हैं, अशोक के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो सांस्कृतिक विकास है, इसमें महत्वपूर्ण रूप से अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, इनके बारे में मोस्टली क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आज हम इसके स्तंभ लेख के बारे में और गुहा लेख के बारे में करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में शिलालेख है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। स्तंभ लेख के बारे में भी जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको उसमें भी डाले थे और इसमें बाकी के क्वेश्चन है वो इसमें डाल रही हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जरूर इसको लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो अशोक के बारे में, जैसे अशोक के बारे में बात करी थी हमने, अशोक का जो राज्याभिषेक कब हुआ था, अशोक ने राज्यारोहण कब किया था, तो ये ये जो टाइम स्पेन है अशोक का वो भी आपको याद रहना चाहिए। अशोक ने राज्याभिषेक तो हुआ था अशोक का 269 ईसा पूर्व और इसका राज्यारोहण हुआ था 273 ईसा पूर्व। तो इसने बहुत सारे अपने टाइम में स्तंभ लेख भी लिखवाए थे, अपने जो शिलालेख है वो भी उसने लिखवाए थे, गुहा लेख भी इसने करवाए थे, गुहा लेख भी लिखवाए थे। तो इसमें जो 14 शिलालेख है, जिस शिलालेख में क्या क्या बातें बताई गई है, किन किन चीजों पे अशोक ने जोर दिया है, उन 14 शिलालेख में आ गया है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, कलिंग के बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में। अब हम स्तंभ लेख की बात करते हैं। स्तंभ लेख है वो किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानना अपने को जरूरी है। तो स्तंभ लेख कौन से होते हैं, जैसे शिलालेख है वो तो शिला पे लिखाए जाते हैं, और ये जो स्तंभ लेख है, स्तंभ मतलब आपको पता है खंभों को बोलते हैं, लंबे लंबे जो खंभे होते हैं, तो उन खंभों पे जो लेख लिखवाए गए उनको स्तंभ लेख बोलते हैं। गुहा लेख मीन्स जो गुफाओं में जो लेख लिखवाए गए हैं वो हो गए गुहा लेख। तो स्तंभ लेख देखो, अशोक के स्तंभ लेख में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये एकाश्म पत्थरों से बने हुए होते थे। एकाश्म पत्थर यानी कि जो एक सिंगल मतलब जो पत्थर होता था जिसमें कहीं जॉइंट नहीं होता था, चुनार के पत्थरों के बने हुए होते थे और एकाश्म पत्थर होते थे। इन एकाश्म पत्थरों को यष्टि भी बोला जाता था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो यष्टि है, यष्टि किसे कहते थे, मौर्य काल में यष्टि किसे कहा जाता था। तो मौर्य काल में यष्टि है वो किसे कहा जाता था, मैंने आपको बताया कि जो मौर्य काल में यष्टि है वो किनको कहा जाता था। आपको इसका आंसर है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में करके बताना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया यष्टि के बारे में। एक बार फिर से भी मैं इसको रिवाइज करूंगी वीडियो के बीच में यष्टि के बारे में, तो आपको ध्यान से ये सारी चीज है वो सुननी है। तो देखो, अशोक के जो स्तंभ लेख हैं उनको अशोक की लाट है वो कहा जाता था, अशोक की लाट। अब ये जो अशोक की स्तंभ लेख है वो कई स्थान से हमें प्राप्त हुए हैं। इनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं, प्रमुख क्या, इसमें से ये जो 12 जो स्थान है, इन स्थानों पे ही अशोक के जो स्तंभ लेख है वो हमें प्राप्त हुए हैं। इनमें से इम्पोर्टेंट अगर अपन बोले तो रामपुरा का, रुमिनदेही का, लोरिया, नंदनगढ़, एरन, कौशाम्बी, सारनाथ, तो ये सारे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखो, बसरा बखीरा, संकेसा, रामपुरवा, लोरिया, नंदनगढ़, रुमिनदेही, निगलीवा, एरन, सारनाथ, कौशाम्बी, प्रयाग, मेरठ, देसनगर, तो इन स्थानों पे अशोक के जो स्तंभ लेख है वो हमें प्राप्त हुए हैं। और अशोक के स्तंभ लेख की इम्पोर्टेंट चीज मैंने बता दी, एकाश्म पत्थरों के बने हुए होते थे ये एकाश्म पत्थर, जिनको यष्टि भी बोला जाता था, चुनार के पत्थरों से बने होते थे। अब देखो, मौर्य के जो स्तंभ थे इनमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकी मूर्तियों के 5 अंग कौन कौन से थे। तो ये 5 अंग थे, मेखला, घंटा, चौकी, पशु मूर्ति और इस पे जो चक्र होते थे वो, मतलब जो मौर्य की जो स्तंभ थे, उन जो स्तंभ होते थे उन पे जो मूर्तियां बनी हुई होती थी, तो उनका निर्माण कैसे होता था। देखो, नीचे सबसे पहले एक मेखला बनी हुई होती थी, उसके ऊपर एक घंटा सा बना हुआ होता था, जैसे ऐसे मेखला हो गई, इसके ऊपर एक घंटा हो गया, घंटा मतलब जिसको उल्टा कमल भी बोल सकते हैं, इसके ऊपर एक चौकी लगा दी, फिर उसके ऊपर एक पशु की मूर्ति होती थी, मोस्टली सिंह की मूर्ति है वो इसमें हमें मिलती है, और उसके ऊपर एक चक्र भी होता था जो 32 आरों वाला बोला जाता है। इसमें एक देखो, अशोक का एक धर्म महाचक्र, उसमें 24 तेलियां होती थी, और एक ये जो 32 आरों वाले चक्र है वो भी इसमें मिले हैं। तो इसके जो स्तंभ है, मतलब हम अगर बात करें अशोक के स्तंभ,
तो अशोक के जो स्तंभ है वो 2 प्रकार के हमें प्राप्त हुए हैं। एक तो हुआ है वृहत स्तंभ लेख, एक लघु स्तंभ लेख, शिलालेख की तरह। वापस से देखो वही चीज आई है, एकाश्म स्तंभ ये प्राप्त हुए यहाँ से। एकाश्म पत्थर वाले, जिनको यष्टि भी कहा जाता था, बलुआ पत्थर से निर्मित होते थे, या फिर चुनार के बलुआ पत्थर अपन बोल सकते हैं। इस पे काला लेप किया हुआ होता था और ये अपना एक अखमनी प्रभाव, मतलब चमकदार ये जो पत्थर है वो होते थे। बहुत ही शानदार इनके जो पत्थर है वो हुआ करते थे। अब अगर हम आगे बात करें इसमें, तो देखो इसमें कई चीजें हैं जो हमें देखनी है। जैसे यष्टि के बारे में हमने बात कर ली। इसके अलावा हम बोले फलका, फलका किसे कहते थे? तो मौर्य स्तंभ के ऊपर जो पशु की आकृति बनी हुई होती थी, पशु की आकृति इसमें मैलनी हमें मिली है, इस पशु की आकृति को ही फलका कहा जाता था। फलका, फलका यहाँ पे वो रोटी वाला फलका नहीं है, ये फलका है पशु की आकृति। दिल्ली टोपरा के बारे में देखो, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था टोपरा और मेरठ के अभिलेख के बारे में, जिनको फिरोज शाह तुगलक है वो कहाँ लेके गए थे? दिल्ली में लेके गए थे। फिरोज शाह के द्वारा इनको दिल्ली ले जाया गया था। और दिल्ली टोपरा के अन्य नाम भी हमें मिलते हैं, जैसे सुनहरी लाट है, भीमसेन लाट है, फिरोज लाट है। और देखो इसमें जो दिल्ली टोपरा का मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हर लेख के ऊपर 6 आदेश मिले हैं, 6 लेख हमें मिले हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसा इसको हम स्तंभ लेख बोल सकते हैं जिसपे हमें 7 लेख उत्कीर्ण किए हुए मिले हैं। 7 लेख केवल किस पे मिले हैं? दिल्ली टोपरा पे। तो जो चीज अलग है उस पे क्वेश्चन है वो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, अपने को इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें तो प्रयाग का स्तंभ लेख। तो हर एक जहां जहां पे हमें स्तंभ लेख मिले हैं उनकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी। देखो प्रयाग के स्तंभ लेख में क्या इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें बीरबल का उल्लेख हमें मिलता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीरबल का उल्लेख हमें कौन से स्तंभ लेख में मिलता है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो बीरबल का जो उल्लेख है वो हमें प्रयाग के स्तंभ लेख में मिलता है, जिसको अकबर ने इलाहाबाद किले में लेके गए थे। कौन? अकबर लेके गए थे। और अकबर के नवरत्न में ही बीरबल, ये बीरबल है, बीरबल नहीं है, ये बीरबल है ये। तो बीरबल का उल्लेख है वो हमें प्रयाग से मिलता है। प्रयाग का जो स्तंभ लेख है वहां से हमें बीरबल का उल्लेख है वो मिलता है। और अकबर के नवरत्नों में बीरबल है वो एक था। इसके बाद में हम लोरिया नंदनगढ़ की बात करते हैं। लोरिया नंदनगढ़ है वो बिहार में है, पश्चिमी चंपारण के अंदर बिहार में लोरिया नंदनगढ़ है ये। तो लोरिया नंदनगढ़ कहाँ है? पश्चिमी चंपारण के अंदर बिहार में नंदनगढ़। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज कौन सी है? लोरिया नंदनगढ़ की अगर हम बात करें बिहार के अंदर जो है, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें मयूर का चित्र मिलता है, मोर का चित्र हमें मिलता है। मोस्टली क्या है, अशोक के जो स्तंभ लेख है उसमें हमें शेर के, वृषभ एक जगह मिला है, ओनली एकमात्र जगह जहाँ पे शीर्ष पे वृषभ मिला है। मोस्टली हमें सिंह की आकृति मिलती है। तो यहाँ पे लोरिया नंदनगढ़ में हमें मयूर का चित्र मिला है, जो कि क्या है, मौर्य और मौर्य जनपद से संबंधित है। तो ये चीज नहीं पूछी जाएगी कि कौन से जनपद से संबंधित है, इसमें पूछा जा सकता है कि मयूर का चित्र है वो कौन से स्तंभ लेख से मिला है। तो लोरिया नंदनगढ़ से हमें मिला है। और इस पर हमें औरंगजेब का नाम मिलता है। पूछा जा सकता है कि मौर्य कालीन कौन से स्तंभ लेख पे हमें औरंगजेब का नाम मिलता है। देखो टाइम में बहुत फर्क पड़ गया, कहाँ औरंगजेब और कहाँ पे मौर्य काल, लेकिन औरंगजेब का नाम है वो हमें लोरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ लेख है वहां पे इसका नाम है वो हमें मिलता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें से बन सकता है। इसके बाद में हम बात करें रामपुरवा जो बिहार में है वहां पे स्तंभ लेख के बारे में। तो यहाँ पे भी जो इम्पोर्टेंट चीज है क्या है, यहाँ पे 2 स्तंभ लेख हमें रामपुरवा में मिले हैं। एक तो हमें मिला है लेख युक्त, एक हमें मिला है जिसमें लेख नहीं लिखा हुआ, लेख विहीन स्तंभ है। एक है लेख युक्त, एक है लेख विहीन। तो लेख युक्त इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें सिंह की आकृति मिली है जो कि मोस्टली सब में मिली है। लेकिन जो लेख विहीन है रामपुरवा बिहार में, जो लेख विहीन स्तंभ मिला है हमें, उस पे वृषभ की आकृति है। वृषभ की आकृति जो एकमात्र ऐसा स्तंभ है कि जिसके शीर्ष पर, देखो शीर्ष बोला है मैंने, ऐसे नहीं बोला कि वृषभ सीधा ही, शीर्ष बोला है मैंने, शीर्ष के ऊपर वृषभ की आकृति है वो मिली है। एकमात्र स्तंभ है कौन सा? रामपुरवा बिहार का।
इसके बाद में हम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो हमारा स्तंभ है उसकी बात करते हैं। कौन सा? सारनाथ का स्तंभ, जिसमें जिसको एक नेशनल एम्बलम के रूप में हमने स्वीकृत कर रखा है। 15 अगस्त 1947 को हमने इसको नेशनल एम्बलम के रूप में, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में इसको हमने स्वीकार किया था। तो ये जो सारनाथ का स्तंभ है ये हमें पढ़ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे माना जा सकता है। तो इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये चुनार के बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ था। चुनार के बलुआ पत्थर जो कि हल्के गुलाबी रंग के थे, चुनार के बलुआ पत्थर। तो यहाँ पे कलर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चुनार के पत्थर है वो इम्पोर्टेंट चीज है। सारनाथ का जो स्तंभ है वो 45 फुट लंबा एक प्रस्तर खंड का प्रयोग है वो इसमें किया है। देखो एकाश्म पत्थर है और कितना लंबा? 45 फुट लंबा प्रस्तर खंड, 45 फुट का बताया है, वो भी एकाश्म पत्थर यानी कि एसटी। और ये जो चुनार के बलुआ पत्थर का इनमें प्रयोग हुआ है। इसमें देखो क्या है, 4 जो सिंह है वो पीठ सटाए हुए हैं। 4 सिंह चारों दिशाओं में मुंह किए हुए एक दूसरे से पीठ सटाए हुए हैं। इसमें एक महाधर्म चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, 24 तीलियां, और 4 पशु इसमें उत्कीर्ण है। कौन कौन से? हाथी, सिंह, बैल, अश्व। तो देखो ये तो मैंने सीधे सीधे लिख दिया कि कौन कौन से पशु है, लेकिन क्वेश्चन है वो ऐसे पूछा था कि जो मान लो कि हाथी है, इसके पीछे कौन सा पशु है वो उत्कीर्ण किया हुआ है। 4 जो पशु है इसमें हाथी के पीछे कौन सा है, सिंह के पीछे कौन सा है। तो ये चीज है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखो अगर हम इसको याद करें तो जो हाथी है, हाथी के पीछे घोड़ा है, घोड़े के पीछे बैल है और फिर सिंह है, या बोल सकते हैं सिंह है वो आगे है, फिर हाथी है, उसके पीछे घोड़ा है, फिर बैल है। तो किसके पीछे कौन सा हुआ ये अपने को ध्यान करना है। सबसे पहले सिंह है, फिर हाथी, फिर घोड़ा। तो हाथी के पीछे हो गया घोड़ा और सिंह के पीछे हो गया बैल। और इसको 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था। देखो क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा, सेकेंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन कि कौन से पशु के पीछे, मान लो कि हाथी के पीछे कौन सा पशु है वो उत्कीर्ण है। आपने को हल्के में नहीं लेने की, ये 4 पशु हमने याद कर लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके पीछे क्या। तो जो अलग चीज है वही आजकल एग्जाम में पूछी जा रही है बार बार। देखो एक क्वेश्चन बनता है कि हंसों का दाना चुगते हुए कौन से स्तंभ लेख में दिखाया गया है, हंसों को दाना चुगते हुए। तो सांची का जो लघु स्तंभ लेख है उसमें हंसों को दाना चुगते हुए दिखाया गया है। एक जो अशोक की पत्नी थी कारुबा की, उसके पुत्र का नाम तिवल भी आता है और तीवर भी आता है। तिवल और तीवर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों नाम है वो इसके मिलते हैं। तो कारुबा की और जो तीवर का उल्लेख है वो कौन से लेख में मिलता है, हमें कौशाम्बी का जो स्तंभ लेख है जिसको रानी का लेख भी कहा जाता है, उसमें हमें कारुबा की और तीवर का उल्लेख है वो मिलता है। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सारे जो शिलालेख या स्तंभ लेख जितने भी हैं वो सारे प्रशासनिक विषय पर आधारित है। कौन सा विषय? प्रशासनिक। लेकिन ये जो रुमिनदेही का जो स्तंभ लेख है उसका विषय क्या है? आर्थिक, या फिर मैंने बताया था आपको करारोपण या आर्थिक विषय इसका रुमिनदेही का बनता है। तो ये जो अलग चीज है वो पूछी जाती है एग्जाम में, पूछा जा सकता है कि आर्थिक विषय है वो कौन से स्तंभ लेख का है, तो रुमिनदेही का है। इसमें क्या हुआ था, करारोपण के बारे में मैंने बताया, तो भूमि कर है वो उसको घटा दिया था और उसको 1/8 है वो भूमि कर को घटा के कर दिया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुहा लेख के बारे में, हमने स्तंभ लेख कर लिया, अब हम बात करते हैं गुहा लेख। तो गुहा लेख किसे कहते हैं? जो गुफाओं में उत्कीर्ण जो लेख हैं उनको गुहा लेख बोलते हैं। गुहा लेख का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण एक तो अशोक ने करवाया था, एक अशोक का पुत्र था दशरथ जिसने इसका निर्माण करवाया था। और गुहा लेख का निर्माण क्यों हुआ था? आजीविकों के लिए, आजीविक यानी जो बौद्ध सन्यासी वगैरह थे, साधु सन्यासी वगैरह थे, उनके लिए इन गुहा लेखों का निर्माण है वो करवाया गया था। किसके द्वारा? अशोक और उसके पुत्र दशरथ के द्वारा। कुल गुहाएं कितनी है? 7, जिनको 7 घर भी कहा जाता है। 7 है इनकी कुल संख्या, इसलिए इनको 7 घर भी कहा जाता है। इन गुफाओं का निर्माण है वो करवाया कहाँ गया था? गुफाओं का निर्माण है वो पहाड़ी को काट करके होता है। तो बिहार के अंदर 2 पहाड़ियां थी, बाराबार की पहाड़ी और नागार्जुन पहाड़ी। इन दोनों पहाड़ियों को काट करके इसमें गुफाओं का निर्माण करवाया गया था और आजीविकों को इन्हें प्रदान किया गया था।
अब देखो बाराबार की पहाड़ी में तो 4 गुफाएं हैं और जो नागार्जुन की पहाड़ी है वहां पे 3 गुफाएं हैं। तो बाराबार की पहाड़ी में 4 गुफाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है करण चौपड़, एक है सुदामा, एक है विश्व झोपड़ी, एक है लोमस ऋषि। तो हमें याद करना, देखो 12 बार, 2 बार अपन कर सकते हैं, बार 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 2 बार आया है, तो करण चौपड़ 2 शब्द हो गए। सुदामा को हम याद कर सकते हैं कि सुदामा ने बार बार भगवान श्री कृष्ण को याद किया, या बार बार कहने पे ही सुदामा है वो श्री कृष्ण से मिलने गए। विश्व झोपड़ी 2 शब्द है, लोमस ऋषि 2 शब्द है, तो बार बार में भी 2 शब्द है। इस टाइप से हम याद कर सकते हैं। करण, सुदामा और विश्व में करण और सुदामा बहुत प्रसिद्ध है, अशोक भी प्रसिद्ध है, तो इनका निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। विश्व में करण सुदामा प्रसिद्ध है, फेमस है, अशोक भी प्रसिद्ध है, तो इनका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। और लोमस ऋषि की जो गुफा है इसका निर्माण करवाया था किसने? उसके पुत्र दशरथ ने। तो हमें याद रखना है कि अशोक ने तो 3 गुफाओं का निर्माण करवाया, दशरथ ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। बाराबार के अंदर 4 शब्द है, मतलब 4 गुफाएं हैं, वो बाराबार की पहाड़ी में है। जो बार बार काम हो रहा है मतलब वहां पे बार बार गुफा बन रही है, तो ज्यादा गुफा कहाँ है? बाराबार की पहाड़ी में। और नागार्जुन की पहाड़ी में 3 है। इसके बाद नागार्जुन की पहाड़ी में कौन कौन सी गुफा है? दशरथ ने करवाई है, नॉर्मल सी बात है, हमें 3 गुफाएं याद रखनी है, वो अशोक ने करवाई। विश्व में करण सुदामा फेमस है, तो इसका निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। बाकी की बच्ची वो नागार्जुन ने, उसके पुत्र दशरथ ने। तो नागार्जुन की जो पहाड़ी है वहां पे 3 गुफाएं हैं, गोपिका, वददिक, वैयक। तो ये जो वददिक, वैयक और गोपिका, इन 3 जो सिंगल वर्ड है, इसका निर्माण है वो नागार्जुन की पहाड़ी के अंदर दशरथ के द्वारा है वो करवाया गया था। इसके बाद में अगर हम बात करें कि हमने गुहा लेक के बारे में बात कर ली, आजीविकों के लिए इसका निर्माण किया गया था। इसके अलावा गुहाओं के अलावा भी और जो चीज है वो बनी थी, जैसे चैत्य है। तो ये नहीं पूछा जाएगा कि चैत्य का निर्माण किसने करवाया, किसके द्वारा हुआ, कब हुआ। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि चैत्य किसे कहते हैं। तो चैत्य किसे कहते हैं? जो साधु सन्यासी जो लोग थे, जो बौद्ध संघ जो था, उनका पूजा का जो स्थल है, आराधना का जो स्थल है, जहाँ पे ये अपनी पूजा पाठ करते थे, ध्यान करते थे, उसको चैत्य बोलते थे। अब स्तूप किसे कहते हैं? तो स्तूप आपको बहुत अच्छे से पता है स्तूप के बारे में, लेकिन फिर भी हम वापस बात करते हैं। स्तूप किसे कहते हैं? जो भगवान बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, या फिर उनके जैसे जो महान जो बौद्ध सन्यासी हुए हैं, उनकी अस्थियों के ऊपर जो समाधियां बनाई गई थी, भगवान बुद्ध बोल सकते हैं या फिर अन्य जो साधु सन्यासी हुए हैं, उनकी अस्थियों पे जो समाधियां बनाई गई थी उसे स्तूप कहा गया था। विहार किसे कहते हैं? देखो हम अगर बात करें विहार, तो हम बोल सकते हैं कि जो स्तूप और चैत्य है, इन दोनों का निर्माण किस लिए हुआ था? ये दोनों है वो जो प्राचीन टाइम था उसमें शव समाधि के रूप में थे। जो चैत्य है, स्तूप है, वो शव समाधि के रूप में ही थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम निकला तो चैत्य तो है वो एक वो बन गए, समाधि स्थल बन गए थे। सॉरी, जो चैत्य है वो पूजा का स्थल है वो बन गए थे, और स्तूप है वो समाधि स्थल के रूप में रहे थे। देखो चैत्य और स्तूप जो दोनों हैं वो प्राचीन काल में क्या थे? समाधि स्थल के रूप में ही थे, जहाँ पे शव की समाधि है वो बनाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकला तो ये जो चैत्य है वहां पे पूजा स्थल का निर्माण हो गया, वहां पे लोग पूजा करने लगे, और जो स्तूप है वो एक समाधि स्थल के रूप में है वो वहां पे स्थापित हो गया था। तो चैत्य क्या बन गए थे? पूजा का स्थल या भगवान का स्थल, देवालय भी बोल सकते हैं। और जो विहार है, विहार जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि विहार क्या है? जो बौद्ध संघ था उनका निवास स्थल यानी जहाँ पे वो रहते थे, उसको विहार है वो बोला जाता था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हस्ती की मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? हस्ती की मूर्ति हमें धौली जो उड़ीसा है वहां से हस्ती की मूर्ति, जो कि अर्ध निर्मित है, जिसका निर्माण पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये कहाँ से मिली? धौली उड़ीसा से। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हैं वो मथुरा से मिली। और इनकी मूर्ति कला, मौर्य काल में जो मूर्ति कला थी, जो मूर्तियां बनाई गई थी, उनमें 3 शैलियों का प्रयोग हुआ था। 3 शैलियां कौन कौन सी? एक तो गंधार, एक मथुरा शैली, एक अमरावती की शैली। गंधार शैली है जिसको हिंद यूनानी शैली भी कहा जाता है, गंधार शैली को। इसमें भगवान बुद्ध को पारदर्शक कपड़ों में दिखाया गया था, कमल पे वो आसीन थे। इसके अलावा जो 1-2 इम्पोर्टेंट चीज और है वो है यहाँ की पुस्तकें। गुप्तकालीन पुस्तकों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इसमें मौर्य काल में
ज्यादा पुस्तकें की रचना है वो नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी इनको पढ़ लेते हैं। वासवदत्ता की रचना करी थी सुबंधु ने। सुबंधु कौन था? बिंदुसार का मंत्री। अर्थशास्त्र की रचना करी थी कौटिल्य ने। इंडिका की रचना करी थी मेगस्थनीज। कथावत की रचना करी थी मोगलेपुत्तिस ने। और कल्पसूत्र की रचना करी थी भद्रबाहु ने। और जो अशोक के स्तंभ मैंने बताया था आपको कि 4 पशु, शेर है आगे, शेर के पीछे है हाथी, हाथी के पीछे है घोड़ा, घोड़े के पीछे है बैल। तो शेर के पीछे कौन सा पशु हो गया? घोड़ा। हाथी के पीछे हो गया बैल। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो हो सकता है वापस से ये रिपीट हो जाए। एक चीज और कि मेगस्थनीज ने अपनी जो इंडिका में जो इंडिका है वो हमें अपने वास्तविक रूप में नहीं मिलती है। इसके कई टुकड़े हैं जो इंडिका है, इंडिका के अंदर क्या क्या लिखा गया है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इस पे जो टीका टिप्पणी अन्य लेखकों ने की है या फिर इनके बारे में जो अलग अलग जो कमेंट जो लोगों ने किए हैं, वहां से हमें इंडिका के बारे में जानकारी है वो मिलती है। मूल रूप में हमें इंडिका अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। और इंडिका में बताया गया था कि भारत के अंदर है वो दास प्रथा नहीं थी, जबकि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दास प्रथा के बारे में बताया है, हमें दास के प्रकारों के बारे में बताया है। लेकिन दास की स्थिति हमारे भारत में ऐसी थी कि उनको दास के रूप में माना ही नहीं जाता था, उनकी स्थिति खराब नहीं थी। तो मेगस्थनीज को लगा कि यहाँ भारत में दास प्रथा है वो नहीं है। तो ये कुछ एक बात है वो इम्पोर्टेंट थी जिसके बारे में आज हमने चर्चा कर ली। और अब अशोक या फिर हम बोल सकते हैं हमारा जो मौर्यकालीन जो जितना भी हमारा है सांस्कृतिक विकास है यहाँ का, यहाँ के जो सम्राट हैं, वो सारी चीजें हमारी आप कंप्लीट हो गई है। मौर्य काल और गुप्त काल में भी हमें बस सम्राट के बारे में पढ़ना है, बाकी सांस्कृतिक विकास जो कि फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कंप्लीट हो गया है। रीट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका टॉपिक क्लियर हुआ है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कुछ समझ में आ रहा है, देन जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताइए। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा आप इसको अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। ओके, बाय।